बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं और प्रकार आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियम, उसकी व्याख्या के नियम और उसके निष्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समाजों के वर्गीकरण के नियम। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के चौथे अध्याय में समाजों के वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति में वर्गीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है। दुर्खिम ने समाजों के विकास के आधार पर उनके वर्गीकरण की पद्धति अपनाई है। समाजों के वर्गीकरण करने से पहले प्रत्येक समाज की समस्त विशेषताओं का अध्ययन करके उनमें पाई जाने वाली समान विशेषताओं और असमान विशेषताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाना चाहिए। किंतु भिन्न भिन्न समाजों की विशेषताओं की सूची बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए दुर्खिम का मानना है कि हम सरलता को एक आधार मानते हैं, जिसमें समाजों का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। इस आधार पर उन्होंने समाजों को 4 भागों में विभाजित किया है। दुर्खिम के अनुसार सरल समाज वह समाज है जिसके अंदर भिन्न भिन्न निर्णायक इकाइयाँ नहीं होती, बल्कि एक ही संपूर्णता होती है, जैसे कि जीवों की शरीर रचना में देखने को मिलती है। सरलता के आधार पर दुर्खिम ने 4 समाजों की बात कही है। सबसे पहला है सरल समाज। सरल समाज को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सरल समाज वह समाज है जो अकेला, कार्यरत, संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है और जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। सरल समाज में कोई भी खंड नहीं होता, वह अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं घुमक्कड़ों के झुंड या फिर गोत्र समूह। दूसरा प्रकार है बहुखंडीय सरल समाज। इन्हें हम मिश्रित समाज भी कह सकते हैं। इनका निर्माण गोत्र समूहों के मिश्रण से होता है, जिनमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है। इसलिए इन्हें बहुखंडीय समाज कहा जाता है। चूँकि इनका निर्माण करने वाले खंड सरल समाज के होते हैं, अतः ये बहुखंडीय सरल समाज कहलाते हैं। इसमें हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे कई गोत्र मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। तीसरे प्रकार का समाज है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम इसमें जनजातियों को ले सकते हैं। चौथा और अंतिम प्रकार होता है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खिम इस प्रकार के समाज को सबसे जटिल समाज कहते हैं, जो विकास के क्रम में उच्चतम क्रम में होता है। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है और उदाहरण के तौर पर हम महानगरों को इस श्रेणी में ले सकते हैं। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम, ये हमारा अगला विषय है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों का उल्लेख किया है। समाजशास्त्रीय पद्धति में वर्गीकरण के बाद विश्लेषण और व्याख्या का चरण आता है। अनेक विद्वान व्याख्या के नाम पर उसकी उपयोगिता का वर्णन कर देते हैं, किंतु दुर्खिम ये कहते हैं कि उपयोगिता का वर्णन करना उसकी व्याख्या नहीं है। वह व्याख्या के अंतर्गत बताते हैं कि उसमें उस वस्तु की उत्पत्ति और प्रकृति का स्पष्टीकरण होना चाहिए। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने का तात्पर्य है उसकी उत्पत्ति के कारकों तथा उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रकारों को खोज करना।
इन्हीं को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों का उल्लेख किया है। पहला नियम है, किसी सामाजिक तथ्य के निर्धारक कारण की खोज उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में की जानी चाहिए, व्यक्तिगत चेतना की अवस्थाओं में नहीं। दूसरा नियम है, किसी सामाजिक तथ्य के प्रकार्य की खोज किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। तीसरा और अंतिम नियम है, किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति की खोज सामाजिक समूह की आंतरिक रचना में की जानी चाहिए। तो बच्चों, ये सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम थे। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना के नियम। अब अगले चरण में, जो अंतिम चरण है, उसमें वैज्ञानिक पद्धति से निष्कर्ष प्राप्त करना और नियमों का निर्माण करना होता है। दुर्खिम इसी वैज्ञानिक नियम का प्रयोग समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। निष्कर्ष प्राप्त करने और नियम बनाने के लिए अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक पद्धतियाँ प्रमुख हैं। दुर्खिम ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक पद्धतियों की आलोचना करते हैं तथा उनका ये मानना है कि वो समाजशास्त्रीय नियमों की स्थापना के लिए अनुपयुक्त हैं। इसके स्थान पर वो कहते हैं कि तुलनात्मक पद्धति को सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण के लिए उपयुक्त मानना चाहिए। हालांकि तुलनात्मक पद्धति भी श्रेष्ठ या वैध या विश्वसनीय नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी दुर्खिम अन्य विधियों की तुलना में तुलनात्मक विधि को व्याख्या के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। अंतिम बिंदु है हमारा इस अध्याय का निष्कर्ष प्राप्त करना। दुर्खिम ने अपने पुस्तक के 7वें अध्याय में इन सभी अध्यायों के आधार पर 3 प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण। दुर्खिम ने जैसे कि अपनी इस पुस्तक की रचना के माध्यम से समाजशास्त्र के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया है और जो समाजशास्त्र को दार्शनिक व्याख्या से हटाकर विज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। दूसरा निष्कर्ष है वैश्विक पद्धति। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने जिस पद्धति का निर्माण किया है वह वस्तुनिष्ठ व वैश्विक है। इसलिए वे कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझा जाना चाहिए तथा उसके बारे में पूर्व धारणाओं को मन से निकालकर उनकी बाह्य प्रत्यक्ष विशेषताओं के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतिम निष्कर्ष जो दुर्खिम ने निकाला है वह है समाजशास्त्रीय पद्धति। दुर्खिम ये मानते हैं कि उनकी ये पद्धति पूर्ण रूप से समाजशास्त्रीय पद्धति है और मनोवैज्ञानिक व्याख्या से स्वतंत्र है। सामाजिक तथ्य की व्याख्या मानसिक संरचना के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर की जा सकती है। इन सामाजिक तथ्यों को ही दुर्खिम समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय सामग्री मानते हैं। वे समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान मानते हैं और निष्कर्ष में समापन करते हुए कहते हैं कि अब समय आ गया है जबकि समाजशास्त्र को यथार्थ तथा वैश्विक विज्ञान के रूप में प्रकट होना चाहिए। अतः बच्चों, इमाइल दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य का ये जो सिद्धांत है वो समाजशास्त्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्थापित है।